कभी ठहरकर खुद से पूछा है कि हर सुबह अपनी आंखें किस उम्मीद में खुलती हैं? क्या आप सिर्फ सांस ले रहे हैं या सचमुच जी रहे हैं? आज कहानी जापान के उस रहस्यमय द्वीप की, जहां लोग कभी बूढ़े नहीं होते, जहां लोग कभी रिटायर नहीं होते और जहां छिपा है जिंदगी को खुशहाल बनाने का वो गॉड पार्टिकल जिसे दुनिया इकागाई कहती है। नमस्कार दोस्तों, साहित्य और जीवन दर्शन के इस खूबसूरत एपिसोड में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम किसी काल्पनिक कहानी के पन्नों को नहीं पलट रहे हैं और ना ही इतिहास के किसी दर्दनाक जख्म का मुआयना कर रहे हैं। आज हम सब मिलकर खोजने निकले हैं एक ऐसा रास्ता जो हमें हमारी रोज की भागदौड़, तनाव, एंजाइटी और जिंदगी में कुछ छूट रहा है वाले उस खालीपन से बाहर निकाल सके। आज हम बात कर रहे हैं हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालेस की लिखी हुई बेहद मशहूर और दुनिया भर में बेस्ट सेलर रही किताब इकागाई, द जापानी सीक्रेट टू लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। दोस्तों, हम सब एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां सुबह उठते ही सबसे पहले हमारे हाथ में हमारा स्मार्टफोन आता है। ईमेल्स का तनाव, सोशल मीडिया की झूठी चमक, दफ्तर पहुंचने की जल्दी और पैसे कमाने की अंधी दौड़, इन सब के बीच अक्सर रात को बिस्तर पर लेटते हुए हमें लगता है कि दिन तो गुजर गया, पर हम अंदर से कितने खाली हैं। हम अक्सर खुद से पूछते हैं कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, मैं क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूँ। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इस किताब के लेखक जापान के एक छोटे से द्वीप पर गए जिसका नाम है ओकिनावा। ओकिनावा को दुनिया में ब्लू जोन कहा जाता है। ब्लू जोन यानी धरती की वो चुनिंदा जगह है जहां के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा जीते हैं, और सिर्फ जीते ही नहीं बल्कि अपनी उम्र के 100वें साल में भी वो पूरी तरह स्वस्थ, खुश और एक्टिव रहते हैं। वहां कैंसर, दिल की बीमारियां या डायमेंशिया जैसी बीमारियां नाम मात्र की हैं। लेखकों ने जब वहां के बुजुर्गों के साथ महीनों वक्त गुजारा, उनके साथ चाय पी, उनकी आदतों को देखा, तो उन्हें पता चला कि इन बुजुर्ग के पास कोई जादुई दवा नहीं है। उनके पास जीवन जीने का एक बेहद सरल और गहरा दर्शन है जिसे जापानी भाषा में कहते हैं इकागाई। इकागाई दो शब्दों से मिलकर बना है, इकी यानी जीवन और गाई यानी मूल्य या मकसद। अगर इसका सीधा सा अर्थ निकाले तो इकागाई का मतलब होता है सुबह सोकर उठने की वो एक वजह, वो वजह जो आपको बिस्तर से खुशी खुशी उठने पर मजबूर कर दे, ना कि किसी मजबूरी या अलार्म की आवाज के डर से। आइए समझते हैं कि ये इकागाई आखिर कैसे काम करता है और हम अपने भीतर इसे कैसे खोज सकते हैं। जापानी दर्शन के अनुसार हर इंसान के भीतर उसकी अपनी एक इकागाई छुपी होती है। कुछ लोगों को वो जल्दी मिल जाती है और कुछ लोग उसे ढूंढने में अपनी आधी जिंदगी लगा देते हैं। अपनी इकागाई को खोजने के लिए इस किताब में एक बेहद खूबसूरत 4 परतों वाला चक्र समझाया गया है। ये चक्र 4 बुनियादी सवालों से मिलकर बनता है। अगर आप इन 4 सवालों के जवाबों को एक बिंदु पर मिला सके तो वही बिंदु आपकी इकागाई है। आइए बहुत आराम से इन चारों सवालों को समझते हैं और आप भी मेरे साथ साथ खुद से ये सवाल पूछिए। पहला सवाल है, आप किस काम से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं? ये वो काम है जिसे करते समय आपको घड़ी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, चाहे वो लिखना हो, पेंटिंग करना हो, कोडिंग करना हो, खाना बनाना हो या सिर्फ लोगों की मदद करना हो। वो काम जो आपके दिल को सुकून देता है। दूसरा सवाल है, आप किस काम में सबसे ज़्यादा माहिर या एक्सपर्ट हैं? यानी आपकी वो हुनर, आपकी वो स्किल जिसे आपने अपनी मेहनत से सीखा है या जो आपके भीतर जन्मजात है, जिसमें आप दूसरों से बेहतर परिणाम दे सकते हैं। तीसरा सवाल है, इस दुनिया को किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? क्या आपका वो काम समाज के किसी काम आ रहा है? क्या वो किसी की समस्या को सुलझा रहा है? क्योंकि इंसान अकेले रहकर कभी खुश नहीं हो सकता। जब उसका काम दुनिया की भलाई से जुड़ता है तभी असली संतुष्टि मिलती है। और चौथा सवाल है, आपको किस काम के लिए पैसे मिल सकते हैं? क्योंकि हकीकत की दुनिया में पेट भरने के लिए और जीवन चलाने के लिए आर्थिक स्वतंत्रता बेहद जरूरी है। अब प्रेमचंद या खालिद हुसैनी के उपन्यासों की तरह इस दर्शन के द्वंद्व को समझिए। अक्सर हमारी जिंदगी में क्या होता है,
हम इन चार में से सिर्फ एक या दो कड़ियों को पकड़कर बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि हम खुश क्यों नहीं हैं। मसलन अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसे आप प्यार करते हैं, जिसमें आप माहिर भी हैं, लेकिन दुनिया को उसकी ज़रूरत नहीं है और उसके पैसे भी नहीं मिलते, तो वो सिर्फ आपका एक शौक बनकर रह जाता है। आप खुश तो होंगे, लेकिन आपके पास पैसे नहीं होंगे। इसके उलट अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसके लिए आपको बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं और दुनिया को उसकी ज़रूरत भी है, लेकिन आप उस काम से नफरत करते हैं, तो आप अमीर तो बन जाएंगे, लेकिन आपके भीतर हमेशा एक अजीब सा खालीपन, एक बेचैनी, एक बोरियत बनी रहेगी। आज कॉरपोरेट दुनिया में 90% लोग इसी जाल में फंसे हुए हैं। उनके पास बैंक बैलेंस है, लेकिन इकागई नहीं है। इकागई तब जन्म लेती है जब ये चारों घेरे आपस में एक दूसरे को काटते हैं और उनके बीच में जो छोटा सा केंद्र बनता है, जहां आपका प्यार, आपका हुनर, दुनिया की ज़रूरत और आपकी कमाई, ये चारों एक सुर में आकर मिल जाते हैं। जब आप उस केंद्र को छू लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी में सोमवार का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। किताब में लेखक हमें वियना के एक मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट और मनोवैज्ञानिक विक्टर फ्रैंकल के सिद्धांतों की तरफ ले जाते हैं, जिसे लोगोथेरेपी कहा जाता है। विक्टर फ्रैंकल ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजियों के कंस्ट्रक्शन कैंप के उस नरक को झेला था, जहां रोज हजारों लोग मारे जाते थे। उन्होंने वहां एक बहुत बड़ी बात नोटिस की। उन्होंने देखा कि उस नरक में वो भी लोग जिंदा बच गए जिनके पास भविष्य में जीने की कोई ना कोई वजह थी। किसी को अपनी अधूरी किताब पूरी करनी थी, किसी को अपने बच्चों से मिलना था, तो किसी को अपनी कला को दुनिया तक पहुंचाना था। लोगोथेरेपी यही कहती है कि इंसान को जिंदा रहने और स्वस्थ रहने के लिए किसी सुख या आराम की जरूरत नहीं है, उसे जरूरत है अपने जीवन के अर्थ की। और जापानी इकागई इसी लोगोथेरेपी का एक बहुत ही व्यवहारिक और सुंदर रूप है। लेखक जब ओकिनावा के ओगामी गांव पहुंचे, जिसे दीर्घायु लोगों का गांव कहा जाता है, तो उन्होंने वहां के बुजुर्गों से पूछा कि आपकी इस लंबी और खुशहाल जिंदगी का राज क्या है। वहां के 100 साल के एक बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, हम कभी रिटायर नहीं होते। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जापानी भाषा में रिटायरमेंट यानी काम से हमेशा के लिए संन्यास ले लेने का कोई शब्द ही नहीं है। हमारे यहाँ क्या होता है, लोग सोचते हैं कि 60 साल के हो गए, अब नौकरी खत्म, अब आराम करेंगे। लेकिन ओकिनावा के बुजुर्गों का मानना है कि जैसे ही आप अपने दिमाग और शरीर को ये संदेश देते हैं कि अब आपको कुछ नहीं करना है, आपका शरीर धीरे धीरे ढहने लगता है। वहां के बुजुर्ग अपनी आखिरी सांस तक कुछ न कुछ करते रहते हैं। अगर उनके पास कोई बड़ी नौकरी नहीं है, तो वे अपने घर के पीछे एक छोटा सा बगीचा बना लेते हैं। वे सुबह उठकर अपनी सब्जियों को पानी देते हैं, मिट्टी से जुड़ते हैं और पड़ोसियों के साथ मिलकर बातचीत करते हैं। उनके लिए सुबह उठने की वजह वही छोटा सा बगीचा है। वे कभी खाली नहीं बैठते, लेकिन वे कभी जल्दबाजी में भी नहीं होते। उनकी जिंदगी में एक धीमापन है जो आज के हमारे फास्ट फॉरवर्ड जीवन का सबसे बड़ा एंटीडोट है। तो दोस्तों, हमने इकागई के उस जादुई चक्र को समझा जो हमारे करियर, हमारे शौक, हमारी अंतरात्मा के बीच एक पुल सा काम करता है। हमने ओकिनावा के उन बुजुर्गों की चमकती आंखों का रहस्य देखा जो कभी बूढ़े नहीं होते, क्योंकि वे कभी काम करना नहीं छोड़ते। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सब आंख बंद करके खुद से वो 4 सवाल जरूर पूछें। डायरी उठाइए और लिखिए कि वो कौन सा काम है जिसे आप बिना पैसे के भी प्यार करते हैं, और क्या उस काम से आप इस दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कोई काम करने बैठे और जब आपने आंखें उठाई तो पता चला कि पलक झपकते ही 3 घंटे गुजर चुके हैं। ना भूख का एहसास हुआ, ना प्यास का, और ना ही किसी थकान का। आज कहानी उस मानसिक अवस्था की जिसे जापानी लोग अपनी इकागई का सबसे बड़ा औजार मानते हैं और जिसे आधुनिक मनोविज्ञान में फ्लो कहा जाता है। इस किताब के लेखक बताते हैं कि ओकिनावा के बुजुर्ग जब भी कोई काम करते हैं, चाहे वो बगीचे से सब्जियां तोड़ना हो, कपड़े बुनना हो या कोई बड़ा हुनर दिखाना हो, वो उस काम में पूरी तरह विलीन हो जाते हैं। वे उस वक्त ना तो बीते हुए कल की चिंताओं में होते हैं और ना ही आने वाले कल के सपनों में। वे पूरी तरह वर्तमान में मौजूद होते हैं।
मनोवैज्ञानिक मिहाली सिजेंट-मिहाली ने इस अवस्था को एक नाम दिया है, फ्लो स्टेट। फ्लो का मतलब काम में इस कदर डूब जाना कि आपके वजूद और आपके काम के बीच की दूरी खत्म हो जाए। जब आप फ्लो में होते हैं तो आपका अहंकार शांत हो जाता है, आपका ध्यान भटकना बंद हो जाता है और आपकी क्रिएटिविटी अपने उच्चतम स्तर पर होती है। आज के हमारे इस दौर में जहां 30 सेकंड में हमारे फ़ोन का नोटिफिकेशन हमें भटका देता है, जहां हमारा दिमाग एक साथ 10 काम करने की कोशिश करता है, वहां ये फ्लो की अवस्था किसी वरदान से कम नहीं है। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस जादुई फ्लो को कैसे हासिल कर सकते हैं। किताब में इकागई को जीने और काम में फ्लो हासिल करने के लिए 3 बहुत ही व्यवहारिक नियम बताए गए हैं। इन्हें अपनी ज़िंदगी में उतारना बहुत आसान है, बशर्ते हम थोड़े अनुशासित रहें। पहला नियम, एक ऐसा काम चुनें जो ना बहुत आसान हो और ना बहुत मुश्किल। अगर आप कोई ऐसा काम चुनते हैं जो बहुत आसान है, तो आप बोर हो जाएंगे, और अगर आप ऐसा काम चुनते हैं जो आपकी क्षमता से बहुत ज़्यादा कठिन है, तो आपको तनाव और एंग्जाइटी होने लगेगी। फ्लो तब आता है जब काम आपकी क्षमता से सिर्फ 10% ज़्यादा मुश्किल हो, जो आपको चुनौती भी दे और आपको तोड़े भी नहीं। दूसरा नियम, एक स्पष्ट लक्ष्य रखें। जब आप काम करने बैठे तो आपके दिमाग को बिल्कुल साफ पता होना चाहिए कि आपको अगले 1 घंटे में क्या करना है। बिना किसी स्पष्ट लक्ष्य के जब हम बैठते हैं तो हमारा दिमाग भटकने के बहाने ढूंढ लेता है। तीसरा नियम, विकर्षणों को पूरी तरह खत्म करें। ये सबसे ज़रूरी नियम है। लेखक कहते हैं कि जब आप अपनी इकागई पर काम कर रहे हैं तो अपने फ़ोन को दूर कमरे में रख दें। इंटरनेट के गैर ज़रूरी टैब्स बंद कर दें। इंसानी दिमाग एक कंप्यूटर की तरह नहीं जो एक साथ कई ऐप्स चला सके। दोस्तों, आज की कॉरपोरेट दुनिया में मल्टीटास्किंग शब्द को बहुत बड़ा मेडल माना जाता है। लोग गर्व से कहते हैं कि मैं एक साथ ईमेल भी लिख सकता हूँ, फ़ोन पर बात भी कर सकता हूँ और मीटिंग भी अटेंड कर सकता हूँ। लेकिन ये किताब कहती है कि मल्टीटास्किंग एक बहुत बड़ा धोखा है। जब आप एक साथ कई काम करते हैं तो आप किसी भी काम को गहराई से नहीं कर रहे होते। आप सिर्फ अपने दिमाग को एक काम से दूसरे काम पर स्विच कर रहे होते, जिससे आपका दिमाग बहुत जल्दी थक जाता है और आपके काम में कोई गहराई नहीं आ पाती। जापान के लोग शोकुनिन के सिद्धांतों को मानते हैं, जिसका अर्थ होता है अपने काम के प्रति पूरा समर्पण। एक सुशी बनाने वाला शेफ अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ चावल और मछली को सही तापमान पर काटने की कला सीखने में लगा देता है। उसके लिए वही उसका इकागई है, वही उसका ध्यान है। जब आप किसी एक काम को इतनी शिद्दत और एकाग्रता से करते हैं तो वो काम सिर्फ एक नौकरी नहीं रह जाता, वो एक कला बन जाता है, एक साधना बन जाता है। अब हम बात करते हैं उस चीज की जिसका संबंध हमारे शरीर और हमारी लंबी उम्र से है। लेखक जब ओकिनावा के उन 100 साल के बुजुर्गों के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे तो उन्होंने एक बेहद हैरान कर देने वाली आदत देखी। वहां के बुजुर्ग कभी भी पेट भरकर खाना नहीं खाते थे। जापान में खाने से जुड़ा एक सदियों पुराना नियम है जिसे कहते हैं हारा हाचिबू। हारा हाचिबू का सीधा मतलब है अपने पेट को सिर्फ 80% भरना और 20% खाली छोड़ देना। हमारे यहाँ क्या होता है, हम तब तक खाते हैं जब तक कि हमारा पेट पूरी तरह भारी ना हो जाए या जब तक हमें आलस ना आने लगे। लेकिन ओकिनावा के लोगों का मानना है कि जब आप पेट को पूरी तरह भर लेते हैं तो आपके शरीर की बहुत सारी ऊर्जा केवल उस भारी खाने को पचाने में लग जाती है, जिससे शरीर में सुस्ती आती है और अंदरूनी अंगों पर दबाव बढ़ता है। जब आप 20% पेट खाली रखते हैं तो आपका पाचन तंत्र बहुत हल्के तरीके से काम करता है और शरीर में वो ऊर्जा बची रहती है जो आपको पूरा दिन एक्टिव रखती है। इसके साथ ही किताब में ओकिनावा की डाइट के कुछ और राज भी बताए गए। वहाँ के लोग रोजाना कम से कम 15 से 20 अलग अलग तरह की प्राकृतिक चीज़ें खाते हैं, जिनमें हरी सब्जियाँ, ताजे फल, टोफू और समुद्री शैवाल शामिल है। वे चीनी और नमक का इस्तेमाल बहुत ही कम करते हैं और सबसे बड़ी बात, वे ग्रीन टी बहुत पीते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है और शरीर की कोशिकाओं को बूढ़ा होने से रोकती है। लेकिन इस खान पान से भी बड़ी बातें जो लेखक ने नोट की वो थी मानसिक तनाव का प्रबंधन।
आज के दौर में हम जानते हैं कि तनाव हमारी उम्र को सबसे तेजी से घटाता है। तनाव के समय हमारे शरीर में कोर्टिसोल नाम का हार्मोन बनता है, जो धीरे धीरे हमारे अंदरूनी अंगों को खोखला करने लगता है। ओकिनावा के बुजुर्गों से जब पूछा गया कि क्या आपको कभी तनाव नहीं होता, तो उन्होंने हंसकर कहा, तनाव तो जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन हम उसे अपने दिल में घर नहीं बनाने देते। अगर आज कोई परेशानी है तो हम शाम को अपने दोस्तों के साथ बैठकर मुस्कुरा लेते हैं और उस परेशानी को वहीं छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, हमने जाना कि कैसे अपने काम में फ्लो लाकर हम बोरियत और तनाव से बच सकते हैं। हमने मल्टीटास्किंग के धोखे को समझा और जाना कि किसी एक काम में डूब जाना ही असली आनंद है। और साथ ही हमने शरीर को स्वस्थ रखने का वो अनमोल जापानी नियम सीखा, हारा हाचिबू, यानी 80% भूख का नियम। मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूँ। आज जब आप रात का खाना खाने बैठे तो इस हारा हाचिबू के नियम को आजमा कर देखिएगा। जब आपको लगे कि 2 निवाले की भूख और है, वहीं पर रुक जाइएगा और देखिएगा कि अगली सुबह आपके भीतर कितनी ऊर्जा बची रहती है। अब हम चलेंगे ओकिनावा की उस सबसे बड़ी सामाजिक ताकत की तरफ, जिसे वो मोआई कहते हैं, यानी एक ऐसा भाईचारा जहाँ कोई इंसान कभी अकेला नहीं पड़ता। और साथ ही हम जानेंगे वो 10 सुनहरे नियम जो इस पूरी किताब का निचोड़ है और जो आपकी ज़िंदगी की दिशा को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि इस बेहद आधुनिक और सोशल मीडिया की चकाचौंध से भरी दुनिया में, जहां हमारे पास हजारों वर्चुअल फ्रेंड्स हैं, हम अंदर से कितने अकेले हो गए हैं। आज कहानी जापान के उस जादुई भाईचारे की, जो किसी भी इंसान को कभी अकेला नहीं पड़ने देता और जो साबित करता है कि लंबी उम्र का रास्ता अकेले नहीं बल्कि अपनों के साथ मुस्कुराते हुए तय होता है। लेखक बताते हैं ओकिनावा के बुजुर्गों की लंबी और खुशहाल जिंदगी का एक बहुत बड़ा रहस्य उनकी सामाजिक एकजुटता है। वहाँ एक सदियों पुरानी परंपरा है जिसे जापानी भाषा में कहते हैं मोआई। मोआई का सीधा सा मतलब है एक ही रुचि या एक ही विचार वाले लोगों का एक छोटा सा समूह जो जीवन भर के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। ओकिनावा में जब कोई बच्चा पैदा होता है या जब लोग युवा होते हैं तो वे 5 से 6 लोगों को अपना एक मोआई बना लेते हैं। ये समूह सिर्फ हफ्ते में एक बार मिलकर चाय पीने या गपशप करने के लिए नहीं होता। ये एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो जिंदगी के हर मोड़ पर काम आता है। अगर मोआई के किसी एक सदस्य पर कोई आर्थिक तंगी आती है तो बाकी के सदस्य मिलकर उसकी मदद करते हैं। अगर कोई बीमार होता है तो पूरा समूह उसके घर की देखभाल करता है। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई उदास या अकेलेपन से गुजर रहा होता है तो मोआई के दोस्त उसके पास जाकर बैठते हैं और उसका हाथ थाम लेते हैं। आज के हमारे समाज में जहां पड़ोसी को पड़ोसी का नाम नहीं पता, वहां जापानी मोआई का ये सिद्धांत हमें सिखाता है कि अकेलेपन से बड़ी कोई बीमारी नहीं और अपनों के साथ से बड़ा कोई मरहम नहीं। रिश्तों के इस ताने बाने के बाद लेखक ओकिनावा के लोगों की शारीरिक फिटनेस का एक और राज हमारे सामने खोलते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, लोग सोचते हैं कि अगर फिट रहना है तो जिम जाना होगा, भारी वजन उठाना होगा या मैराथन दौड़नी होगी। लेकिन ओकिनावा के 100 साल के बुजुर्ग कभी जिम नहीं जाते। उनकी फिटनेस का रहस्य छुपा है उनकी रोजमर्रा की धीमी और निरंतर हरकतों में। वहां सुबह होते ही पूरा का पूरा गांव एक साथ मिलकर एक बेहद हल्की कसरत करता है, जिसे जापान में कहा जाता है रेडियो ताइसो। ये एक ऐसी पारंपरिक कसरत है जो पिछले 100 सालों से जापान के रेडियो पर सुबह सुबह प्रसारित की जाती है। ये कोई बहुत थका देने वाली एक्सरसाइज नहीं है। इसमें केवल शरीर के जोड़ों को हिलाना, गहरी सांसें लेना और अपने हाथ पैरों को स्ट्रेच करना शामिल होता है। ओकिनावा के बुजुर्ग कहते हैं कि जैसे बहता हुआ पानी कभी सड़ता नहीं, वैसे ही जो शरीर हरकत में रहता है उसे कभी बीमारियां घर नहीं करती। वे दिन भर बहुत चलते हैं, सीढ़ियां चलते हैं, अपने बगीचे में काम करते हैं। वे कभी भी घंटों तक एक जगह सोफे या कुर्सी पर नहीं बैठे रहते। उनके लिए कसरत कोई अलग से किया जाने वाला काम नहीं है, बल्कि कसरत उनकी जीवन शैली का हिस्सा है। वे हमें सिखाते हैं कि शरीर को थकाना नहीं है, शरीर को बस गति में रखना है। अब दोस्तों, हम इस पूरी किताब के उस सबसे मुख्य हिस्से पर पहुंच चुके हैं जहां लेखकों ने ओकिनावा के बुजुर्गों को पूरी जिंदगी को निचोड़ा और 10 सुनहरे नियमों में बांधकर हमारे सामने रख दिया।
मैं चाहता हूं कि आप इस नियम को बहुत ध्यान से सुने और महसूस करें। पहला नियम, सक्रिय रहिए, कभी रिटायर ना हो। अपनी पसंदीदा चीजों को करना कभी ना छोड़ें। जब आप काम करना बंद करते हैं तो आप जिंदगी का मकसद खो देते हैं। दूसरा नियम, जल्दबाजी को अलविदा कहें, धीमी जिंदगी जिए। जल्दबाजी में की गई चीजें हमेशा तनाव पैदा करती हैं। वक्त को महसूस करना सीखें। तीसरा नियम, पेट को पूरी तरह ना भरे, वही हारा हाचीबू का नियम। लंबी उम्र के लिए अपनी भूख से थोड़ा कम यानी सिर्फ 80% ही खाएं। चौथा नियम, अच्छे दोस्तों से घिरे रहें। एक छोटा सा मुआई बनाएं, ऐसे दोस्त जो आपकी चिंताओं को भुला दें और जिनके साथ आप खुलकर हंस सकें। पांचवा नियम, अपने अगले जन्मदिन के लिए फिट रहें। शरीर को पानी की तरह गतिशील रखें। रोज हल्की कसरत या वॉक जरूर करें। छठा नियम, मुस्कुराते रहें। एक अच्छी मुस्कान न केवल आपके चेहरे को खूबसूरत बनाती है, बल्कि ये आपके आसपास के माहौल से सारे तनाव को गायब कर देती है। सातवां नियम, प्रकृति से दोबारा जुड़े। कंक्रीट के जंगलों से निकलकर कभी कभी पेड़ों, मिट्टियों और उगते सूरज के पास जाएं। ये आपके भीतर की ऊर्जा को रिचार्ज करता है। आठवां नियम, आभार व्यक्त करें। जो कुछ भी आपके पास है, ये सुंदर जीवन, आपके माता पिता, आपके दोस्त, उन सब के लिए हर दिन कुदरत का शुक्रिया अदा करें। नौवां नियम, वर्तमान में जिए। बीते कल के पछतावे और आने वाले कल के डर को छोड़ दें। आज इसी वक्त जो आपके पास है उसका आनंद लें। 10वां नियम, अपनी इकागाई का अनुसरण करें। आपके भीतर एक अनोखा हुनर है, सुबह उठने की एक अनमोल वजह है। उसे ढूंढे और अपनी आखिरी सांस तक उसी के साए में जिए। तो दोस्तों, ये था जापान के उस सुंदर द्वीप का रहस्य जिसे दुनिया इकागाई कहती है। ये किताब हमें ये नहीं सिखाती कि अमीर कैसे बनना है, बल्कि ये हमें सिखाती है कि एक समृद्ध और शांत जीवन कैसे जीना है। जब हम इस किताब के आखिरी पन्ने को बंद करते हैं तो हमें समझ आता है कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं जिसे भविष्य में हासिल करना है। खुशी तो इसी वक्त, इसी पल में छुपी है। एक कप गर्म चाय में, किसी पुराने दोस्त की हंसी में, या अपने किसी पसंदीदा काम में खो जाने में। आपको इकागाई का विश्लेषण कैसा लगा? क्या इन जापानी नियमों ने आपकी सोच में भी कोई ठहराव लाया? कमेंट बॉक्स में अपने विचार मुझसे ज़रूर साझा कीजिए। आपके कमेंट्स पढ़ना मेरे लिए हमेशा एक सुखद अनुभव होता है। अगर आपको ये पॉडकास्ट सीरीज पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने उन दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करें जिनकी आप परवाह करते हैं। हमारे इस सफ़र का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्द ही मिलेंगे किसी और महान किताब या किसी अमर कहानी के साथ इसी मंच पर। तब तक के लिए शांत रहिए, मुस्कुराते रहिए, थोड़ा कम खाइए और अपनी इकागाई के साथ जीते रहिए। नमस्कार, अलविदा, टेक केयर।